और शर्तिया तौर पे हम ये कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। मतलब अगर कोई होगा तो ये अपने आप में जादू है। वो जो इंसान है जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी किताब की हम बात करेंगे, वो इंसान है रजनीश ओशो। और उनकी जो किताब है जो हमारी कन्वर्सेशन का केंद्र होगी वो है ये क्रिएटिविटी। ओशो अपने आप में आंधी है। ओशो अपने आप में आंधी है। जिसके जीवन में आते हैं वो थोड़े दिन के लिए बहा के ले जाते हैं उसको। आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं वो एकदम घटिया खत्म हो गए। वो बच्चे वो मर गए, एक तरह से वो बच्चा मर गया है। वो बॉडी है, वो सिर्फ बॉडी है, ब्रेन डेड है वो बच्चा। ओशो तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि जो लोग बच्चे आपके कॉलेज के टॉपर होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई में स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े होकर कुछ नहीं करते, वो फेलियर ही बनते हैं बड़े होकर। Philosophy is a blind man in a dark night at a dark place searching for a black cat which is not there। अगर आप 5 साल पुराना कोई थॉट अभी तक चला पा रहे हैं ना अपने साथ, इसका मतलब आप खतरे में हैं। आप चाहिए, अगर 5 साल से आप बदले ही नहीं है तो आप बहुत मुसीबत में हैं। अब अगर ओशो इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो फिर ओशो का है ना। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। मैं हूँ गौरव और मैं हूँ आदित्य। और आज हम बहुत मेहनत नोट्स वगैरह बना के लाए हैं फुल, और फिर भी मैं कांप रहा हूँ। डर ही डर मेरे मन में बसा हुआ है। तो भारी आदमी को उठा लिया है। हाँ, हमने अपने आप से बहुत बहुत 4 गुना, मतलब 4 गुना क्या, 400 गुना इंटेलेक्ट में, ज्ञान में, विट में हमसे कई हजारों गुना है। उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि मैंने और शर्तिया तौर पे हम ये कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। हाँ, मतलब अगर कोई होगा तो ये अपने आप में जादू है। हाँ, ठीक है। अगर आप इस इंसान को नहीं जानते हो, इवन भारत में छोड़ो, आप दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में ये नाम एक बार आपकी जिंदगी में आपको किसी ने बताया जरूर होगा। ये कंपलसरी बात है, ये जरूरी है। हवा की तरह है ये नाम। हाँ। तो वो जो इंसान है जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी किताब की हम बात करेंगे, वो इंसान है रजनीश ओशो। और उनकी जो किताब है जो हमारी कन्वर्सेशन का केंद्र होगी वो है ये क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ऑब्वियसली ओशो जी की हर जो किताब है वो उनके लेक्चर्स होते हैं, ये उसी की तरह उनके लेक्चर का कलेक्शन है। और इसमें वो सारे लेक्चर्स हैं जिसमें वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड बातें कर। तो एसेंशियली नहीं है कि हर बात क्रिएटिविटी पे हो, पर वो जो ब्रॉडर टर्म्स हैं वो क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है। हाँ, तो भाई मैं अब आपसे पूछूंगा सबसे पहले कि आपकी लाइफ में ओशो इंट्रोड्यूस कैसे हो? सही है। ओशो बल्कि पहले हालांकि ओशो ने हमेशा फिलोसफी के अगेंस्ट बात की है। ओशो अपने आप को फिलोसोफर नहीं कहते थे। ही यूज्ड टू से कि आई एम नॉट अ फिलोसोफर। हाँ। पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले फिलोसफी की दुनिया से मेरे जीवन में ओशो आए थे। ठीक है। मेरे पिताजी एक मैगजीन मंगाया करते थे घर पे, ओशो वर्ल्ड नाम से। ठीक है। वो 30 रुपए 20 रुपए की मैगजीन आती थी, वो मंगाया करते थे। और मेरे घर पे वो कम से कम 100-150 मैगजीन थी। और मैं वो पढ़ने से मैंने शुरू किया था ओशो को जानना, पढ़ना। मुझे इवन ये भी याद है कि मैंने ओशो को जब पढ़ना शुरू किया था तो पहली बात कौन सी थी जो मैंने पढ़ी थी, और अभी मैं भूल नहीं पाता हूँ वो ओशो की पहली बात। सोचो, मुझे याद है, पता है, वो लिखा था कि डर इंसान के मन में इतना गहरा बैठा होता है कि हम उसको लांघ नहीं सकते या उससे छुटकारा नहीं पा सकते, है ना। वो हमारे साथ जीवन के हर क्षेत्र में चलता है, रोज हर घड़ी हमारे साथ रहता है। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि हम डर से निपटने के लिए क्या करते हैं, और बड़ा मजेदार एग्जाम्पल था कि अगर अंधेरी रात में किसी गली से क्रॉस हो रहे हो हम, और कोई ना हो, सन्नाटा हो, तो हम अपने ही डर को ओवरकम करने के लिए सीटी बजाने लगते हैं, या गाना गाने लगते हैं, या गुनगुनाने लगते हैं कुछ। हम खुद को धोखा देते हैं कि देयर इज समबडी,
कोई हाँ। है, डरने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने फियर को ऐसे ओवरकम करते हैं। वो पहला पैराग्राफ था, मुझे लगा यार ये तो इंटरेस्टिंग इंसान है, हाँ। अच्छा लिखता और है, क्या ये तो उम्र मैं थी तुम्हें? करता हूँ। मैं क्या 10वीं उम्र में थी? था। 10वीं में। मेरा मेरा मैंने पहली अच्छा, मेरा जो ओशो के साथ इंट्रोडक्शन था वो पहले मुझे उनका नाम और उनका एग्जिस्टेंस पता चला। वो करते क्या थे, उनकी बातें क्या थी, वो मुझे कई कई सालों बाद मुझे ये ये मतलब उस तक पहुंचने में मुझे 15 साल लग गए, 10-15 साल लग गए। तो मुझे सही से याद है, मैं छठी क्लास में था, ठीक है, छठी क्लास में था। मेरे मैथ्स की टीचर थे जिनका नाम याद है, उनका नाम था अमृतपाल सिंह ओशो संतोष डियोरा। अच्छा। ठीक है, अच्छा। अब उनके नाम के अंदर ओशो संतोष था नहीं, उन्होंने डाला हुआ था, और उनके नकल्स पे ओशो हाँ। लिखा हुआ था दोनों तरफ, तो क्या बात। OSHO OSHO ओशो भक्त। हाँ, और उनका फेसबुक पूरा ओशो से ही भरा रहता था। तो वो पहले इंसान थे जिनकी ये तो हाँ, ये तो जिनसे है। ओशो ओशो अपने आप में आंधी है। हाँ ओशो हाँ अपने हाँ आप में आंधी है, जिसके जीवन में आते हैं वो थोड़े दिन के लिए बहा के ले जाते हैं उसको, हाँ छा जाते हैं उसके मन पे ओशो। हाँ जो भी पहली बार ओशो को पढ़ता है, हाँ, ये तो है। सच बात। ओशो हिप्नोटाइज करके रख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ओशो पढ़ लो ढंग से न्यूज पढ़ लो, या पढ़ फिर लो। उसकी वीडियोस देख लो, या उसको जो मैं बिल्कुल। सोचता हूँ जो लोग उसे लाइव देखते थे उन्हें, जो ओशो को लाइव सुनते थे, वो कैप्टिवेट हो जाते होंगे। बिल्कुल। हाँ, वो जो हिप्नोटिज्म जो उनपे करा है उन्होंने, ऑब्वियसली यार वो तो कोई भी अपना आप पे से खो के छोड़ के एकदम उनकी भक्ति में तो उनके दास बन जाए यार। और ये होता है सबके पर्सनल। हाँ यार, हाँ, फील किया है बिल्कुल। और सबकी लाइफ में एक ना एक शायद मेरे हिसाब से पॉइंट कभी ना कभी आते हैं जब वो पीक पे पहुंच जाते हैं। उनकी ओशो ही सब कुछ है। ओशो ने कहा है, इस पे जो कहा है वो ओशो ने कहा है, जो बिल्कुल। सत्य है वो ओशो ने ही कहा है। बहुत लोगों को रेबल बनाने का काम किया है ओशो ने। हाँ मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जो सीड है ना, क्रांति का बीज है जो, वो कहीं ना कहीं ओशो डाल देते हैं। जो ओशो को देखता है, सुनता है या पढ़ता है पहली बार, हाँ उसके जहन में, उसके मन में कहीं ना कहीं वो इम्प्लांट कर देते हैं क्रांति, रेबल, है ना। हाँ हाँ, क्रांति वो बिहेवियर। हाँ, वो दिखा पाए या ना दिखा पाए वो दूसरा मसला है, पर मन में तो डाल देते हैं ओशो। उनमें इतनी ताकत, इतना फोर्स है उनमें हाँ कि वो तुम्हारे मन में क्रांति डाल देते हैं कि भाई जैसे जी रहे हो गलत जी रहे हो। और वो जो क्रांति है उसी तरीके की होती है कि मतलब सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। हाँ, हाँ, और एक सामाजिक, एक बाहर के लिए क्रांति और एक अपने अंदर क्रांति। अंदर की। हाँ, सही बात, हाँ, बिल्कुल। एक साइकोलॉजिकल क्रांति। परिवार के स्ट्रक्चर के खिलाफ, समाज के स्ट्रक्चर के हाँ खिलाफ हाँ, बोलना। हाँ, किसी वो भी ओशो। तरह की रूढ़िवादी बिलीफ के बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल। कुछ भी, किसी भी चीज को लेके अगर कहीं पे भी बिलीव है कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही है, वो तो इसके खिलाफ गलत। क्रांति है, वो है ओशो। वो इवन ओशो ओशो ने खोल के कहा है कि जो बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं, हाँ 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 ओशो ने क्या, उन्होंने कहा है कि आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं वो एकदम घटिया, खत्म हो गए वो बच्चे, वो मर गए। हाँ एक तरह से वो बच्चा मर गया है। हाँ 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 वो बॉडी है, वो सिर्फ बॉडी है, ब्रेन हाँ। ब्रेन डेड है वो बच्चा। हाँ, जो माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है वो ब्रेन डेड बच्चा है। उसका क्या करेंगे अब, उसकी प्रतिभा ही खत्म हो गई है। हाँ अब जैसे आप कार, रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं, वैसे वो बच्चा है। हाँ हाँ, वो मशीन है, मशीन है वो। हाँ, वो मैकेनिकल हो चुका है। हाँ, वो मैकेनिकल हो चुका है। ये शायद ये कोट इस किताब में भी है। ये अच्छा। कॉन्शियसनेस के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ लिखा भी है। अगर मुझे मिला तो मैं पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। पर चलो तब तक हम अपना मेन टॉपिक, हाँ बोल। तुम महसूस करते होगे तुम भी, या मैं भी देखता हूँ कि जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वो हाँ अपना ब्रेन नहीं यूज करते हैं। हाँ हाँ, वो अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं। और ओशो ने तो यहाँ तक लिखा हुआ है, क्लेम्स ओशो के, क्योंकि ओशो एकदम बड़ा क्लेम करता है। ओशो कभी छोटी छोटी बातें नहीं करते, नहीं बोलते हैं। वो सीधा बोलते हैं। तो ओशो तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि जो लोग बच्चे आपके कॉलेज के टॉपर्स होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई में, स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े होकर कुछ नहीं करते, वो फेलियर ही बनते हैं बड़े होकर, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, कोई स्किल नहीं लिया,
अपने ऐसे आप। ऐसे ऐसे चले बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ये ओशो ने इसमें क्रिएटिविटी में भी इसके ऊपर लिखा है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है अपना। क्योंकि ओशो ने कॉन्शियसनेस नहीं है। और एक और चीज है, ओशो ने इंटेलिजेंस को दो चीजों में बांटा हुआ। पहला है फैक्चुअल इंटेलिजेंस, दूसरा इनहेरेंट इंटेलिजेंस होगा, नेचुरल इंटेलिजेंस। बहुत मतलब मैं अगर कहूँ तो कि ओशो, मुझे नहीं पता है कि ओशो का देहांत कितने उम्र में हुआ था, शायद 65 के अराउंड थे वो हाँ जब उनका देहांत। हाँ हालांकि उनका देहांत भी मिस्ट्री है। हाँ हाँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओशो 65 साल में 10 लोगों की जिंदगियां जी गए, मतलब हाँ। ज्यादा। हम्म, हम्म। जितना कंटेंट प्रोड्यूस किया है ना ओशो ने, और और जितना कंज्यूम, और कंटेंट नहीं बोलते हैं हम, बोलते हैं मतलब जितना मटेरियल हाँ बोल लीजिए जितना या ज्ञान। मटेरियल कह लो, हाँ हाँ जितना ज्ञान कह लो, जितनी किताबें हैं, जितनी स्पीच, क्या कहते हैं उसको, बोलना, भाषण, स्पीचेस। स्पीच, हाँ हाँ लेक्चर्स, डिस्कोर्सेस, हाँ हाँ हाँ। आइडियाज जो समाज में दिए गए। हाँ वो 10 लोग अगर जीवन भर 100 साल की उम्र वाले करें तो शायद उतना ना कर पाए। और तब कहा जाता है कि ओशो ने लाख किताबें पढ़ी थी अपने जीवन में। हाँ 1.5 हाँ, लाख। ओशो की लाइब्रेरी की बहुत फेमस हाँ फोटो है। ओशो की लाइब्रेरी। हाँ और जो हमारा मेन जो पहला टॉपिक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ओशो को एक तरीके से, क्योंकि हम वो वाला इंट्रोडक्शन देने का कोई फायदा नहीं है कि उनका नाम रजनीश ओशो था, उनका ना जीवन, उन्होंने कौन अपना नहीं जानता है। कार्य पुणे से शुरू करा, ये सबको ही पता है। ये तो मतलब इसी ये तो मतलब 20 नंबर के आंसर में लिखना है कि मेरा नाम दा है, हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं। जब आपसे लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजी डिस्क्राइब करो गाय तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने का कोई लाभ नहीं है ओशो का। हाँ, मैंने जब ये किताब पढ़ी, ठीक है, तो पहली बार है मैंने ओशो का कुछ कंप्लीट पढ़ा है। मैंने ओशो के लेक्चर्स की छोटी छोटी वीडियोस देखी है, मैंने इधर उधर छोटा मोटा एक्सर्ट पढ़ा है, तुमसे बातें सुनी है, इंटरनेट की छोटी मोटी बातें पढ़ी है। ये किताब जो है क्रिएटिविटी, ये पहला कंप्लीट पीस है ओशो का लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा, ठीक है। अब जब मैं पूरा पढ़ रहा था, पूरा टाइम मुझे एक कंफ्यूजन था कि या तो ये मेरी आदत खराब हो गई है किताबें पढ़ के, कि मैं हमेशा लिखने वाले का या कहने वाले की फिलोसफी उसमें ढूंढता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से, इसका साइकोलॉजी क्या है, इसका फिलोसफी क्या है, ये किस प्रकार का इंसान है। क्योंकि आप जो भी कोई कुछ कहता है उसका कोई वजह है ना। बिल्कुल। अगर आप एक जगह बोल रहे हो कि एक ग्रुप के लोग मूर्ख होते हैं, जो लोग आज्ञाकारी होते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रह जाते हो। बिल्कुल। आप हमेशा अपना सोचते रहते, हाँ, खुद को लिमिट करते रहते हो हर जगह। पर वही जगह फिर ये बोलेगा कि नहीं, पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है दुनिया को लेके, आस पड़ोस को लेके, हर चीज को लेके कॉन्शियसनेस आपके अंदर पहुंचनी चाहिए। इंटेलेक्ट आपके अंदर किस तरीके का होना चाहिए, मेमोरी आपकी कौन सी होनी चाहिए, फैक्चुअल मेमोरी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल मेमोरी नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल मेमोरी। तो ये सब बातें करते तो एक आपके अंदर होता है ना जिज्ञासा की आ कहाँ से रहा है, ये वजह कहाँ है, क्या है। पर पूरा लेक्चर पढ़ते समय मुझे कहीं समझ नहीं आया ओशो का फिलॉसफी कहाँ से आती है। अब अगर ओशो इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो फिर ओशो का है ना। मतलब ओशो तो बहुत गहरे हैं, मतलब ओशो। खैर तुमने 2-3 बातें कही, एक तो ओशो की फिलॉसफी है ना, और ये जो बाइनरी ओशो दिखा रहे हैं कि इंटेलिजेंस ऐसा हो ऐसा ना हो, कॉन्शियसनेस ऐसी हो ऐसी ना हो, है ना। एक अगर मैं छोटी सी बात ऐड करूं तो मैंने हमेशा देखा है कि ओशो हर चीज को 2 में बांटते हैं, और एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत खराब। दोनों एक्सट्रीम्स की बात करते हैं, 2 पोल्स होते हैं, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं होता है। हम सब 2 पोल्स में रहते हैं। अब आप कंटिन्यू करिए भाई। ओशो की गीता है, हाँ हाँ, तुमने 2 पोल्स की बात की तो मुझे याद आया, ओशो की गीता 9 वॉल्यूम्स में, 9 वॉल्यूम्स में तो नहीं, 9 वॉल्यूम्स में तो अष्टावक्र गीता है। भगवत गीता के और ज्यादा वॉल्यूम्स हैं, मैंने सारे नहीं पढ़े हैं पर 4-5 पढ़े हैं, ठीक है। आपका एक मेरे पास रखा है। अच्छा हाँ, तो ओशो उसमें एक बहुत मजेदार बात कहते हैं। ओशो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के 2 एक्सट्रीम्स, एक एक्सट्रीम पे दुर्योधन है, एकदम मूढ़, दिमाग से खत्म, अज्ञान, अंधेरा भरा जिसके अंदर, ठीक है, और दूसरे एक्सट्रीम कृष्ण,
हाँ प्रकाश, सच्चिदानंद ब्रह्म, हाँ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन, है ना। और बीच में वो कहते हैं कि इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में हम तुम हैं, और उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो अर्जुन है। तो अच्छा अर्जुन एक ब्रिज है दुर्योधन और कृष्ण के बीच, जो झूल रहा है कॉन्स्टेंटली, जो बार बार दुर्योधन की तरफ फिसल रहा है, पर वो चाहता है कि वो कृष्ण की तरफ बढ़े, इसीलिए वो कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो उसके अंदर जिज्ञासा है कि वो कृष्ण वाले एक्सट्रीम पे जाए, पर उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो दुर्योधन वाले एंड पे रहना चाहता है। तो ये जो पोल्स दिखाते हैं ना ओशो वहां की, दुर्योधन, कृष्ण और बीच में सब लोग हैं, और आपको तय करना है कि आप किस एंड पे जाएंगे। तो जर्नी टुवर्ड्स दुर्योधन या जर्नी टुवर्ड्स कृष्ण, वो ही लाइफ का पर्पस है। तो ये मुझे अभी याद आया। हाँ, अब फिलोसफी पे चलते हैं हम इनकी। फिलोसफी पे मुझे लगता है ना, जैसे ओशो ने कई बार अपने कई लेक्चर्स में, डिस्कोर्सेज में कहा है कि आई एम नॉट अ फिलोसोफर, साफ साफ मना किया है, आई एम नॉट अ फिलोसोफर। हाँ, मुझे वो तो एग्जैक्टली नहीं याद। हाँ, वो फिलोसफर की तो गाली भी बकते हैं, गाली बकते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि फिलोसफर तो बेकार लोग होते हैं, खाली किसी काम के नहीं होते। वो कहते हैं फिलोसफी इज अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। हाँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, पर वो एक लाइन कहते हैं कि फिलोसफी इज अ ब्लाइंड मैन इन अ डार्क नाइट एट अ डार्क प्लेस सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट विच इज नॉट देयर। तुम सोच के देखो, हद से ज्यादा ओशो, बहुत ओशो हद से। बात है। हाँ, तो फिलोसफी के बारे में तो उनका ये विचार है, तो वो खुद को फिलोसोफर मानते नहीं। हाँ, लेकिन एक इंसान है, या कह लो कि अवतार है, जिनसे ओशो सबसे ज्यादा प्रभावित दिखते हैं, वो है बुद्ध। हाँ, बुद्ध से ओशो बहुत प्रभावित है, हाँ, बुद्ध हाँ, के फैन है ओशो। हाँ, ओशो कुछ भी बात करते हैं तो एक बुद्ध को बहुत क्रेडिट देते हैं। हाँ, और बहुत बुद्ध से रिवेयर कहना करते हैं उनकी वो। कहानियों से जरूर जोड़ते हैं बच्चों को, ये देखा है। तो बुद्ध से बहुत प्रभावित हैं, और वो कहते हैं कि इंसान को एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। ओशो की हर बात में लगभग, इसीलिए उन्होंने इतने तरह के मेडिटेटिव टेक्निक्स बनाए। हाँ, हाँ, उनके आश्रम में तुम देखो ना, लोग कई सैकड़ों तरह के मेडिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, कि नग्न होके डांस करो, कूदो, फांदो, कुछ भी करो। उनका एक आइडिया ये भी है ना मेडिटेशन के लिए कि कुछ एक चीज करो एक्सट्रीम पे जाके, बिल्कुल। हाँ, इतना कर लो कि आपका मन भर जाए और आपको उसका उसका वो दिखने लगे, बेयर बोन स्ट्रक्चर। यार ये तो क्या क्या छोटी चीज है, मैं सुपर हूँ, मेरी इंसानियत इससे ऊपर है। एक्सट्रीम मन उचट जाए जिसको कहते हैं ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इतनी शराब पी की, उसके बाद मैं समझ गया कि इसमें कुछ नहीं रखा है। तो वो एक्सट्रीम। इससे मुझे याद आया एक छोटा सा, ये बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत प्रसंग है इस किताब में। उसमें बताते हैं कि आप कुछ भी करने का क्रेडिट कभी खुद मत लेना। एक इंसान नुकसानदायक कब होता है। अगर मान लीजिए एक इंसान सिगरेट बहुत पीता है, तो वो अपने लिए नुकसानदायक बहुत है, क्योंकि वो अपने फेफड़े सड़ा रहा है, और अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। पर जिस दिन वो इंसान ये सोचेगा कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, और वो खुद सिगरेट छोड़ेगा, तो उस दिन वो 10 गुना ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सबको जाके बताएगा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी, और सबको बताएगा अरे सिगरेट का ये नुकसान होता है, वो होता है। और पहले वो सिर्फ अपने फेफड़े खराब कर रहा था, पहले वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने फेफड़े खराब कर रहा था, अब वो अपनी जबान का इस्तेमाल करके लोगों का दिमाग खराब कर रहा है। आपको कभी भी सिगरेट पीना या कुछ भी आपको खराब आदत आपको लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए, ये कभी भी खुद मत छोड़िए, पीते रहिए, करते रहिए, ठीक है। उसमें शर्म नहीं होना चाहिए, उसमें हीन भाव नहीं होना चाहिए। कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, भाई मैं करता हूँ, करिए। और देखिएगा, बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं। आप एक दिन एक जगह बैठे होंगे, आपके हाथ में सिगरेट होगी, आप फोटो से लगाएंगे, कश लेंगे, फिर थोड़ी देर इंतजार करेंगे, सिगरेट जलती रहेगी, और आप ऊपर देखेंगे, फिर सिगरेट को देखेंगे, और जैसे ही दूसरा कश बढ़ाने के अपनी तरफ लेके जाएंगे, वो सिगरेट अपने आप आपके हाथों से छूट जाएगी, और आप नीचे नहीं देखोगे, सिगरेट को
देखने, अब सिगरेट को ध्यान देने के लिए भी नीचे नहीं देखोगे और वहां से चल दोगे, उस दिन वो सिगरेट आपसे छूट जाएगी। ना आप उसके बारे में उससे आगे बात करोगे, आप कभी अपने जीवन में किसी को उसके बारे में नहीं बताओगे कि मैंने सिगरेट छोड़ दी, क्योंकि आपने छोड़ी नहीं है, वो गिर गई। सो लेट द सिगरेट ड्रॉप बाय इटसेल्फ। एक्चुअली इसमें ना मुझे अगर ठीक से याद है, ओशो इसमें आगे बढ़ के कहते हैं कि जिस क्षण वो सिगरेट हाथ से गिरेगी, पीने वाला भी गिर जाएगा, वहां से जो उठ के चलेगा वो एक नया आदमी होगा। हाँ। जो सिगरेट पी रहा था वो सिगरेट के साथ ही वहां डिसॉल्व हो वहाँ जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो अब कोई कहने के लिए नहीं बचेगा कि मैंने सिगरेट छोड़ी, क्योंकि सिगरेट जो पी रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ। तो कहे कौन? ये जो आइडिया है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं इतना श्योर हूँ कि कहीं भारतीय फिलोसफी से ही आता है ना आइडिया कि जो इंसान में कल था वो मैं आज नहीं हूँ। ये कौन सी फिलोसफी से आता है? जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ, ये तो इवोल्यूशन से भी समझ में आता है, मतलब फिलोसफी का तो क्या पता। हाँ, पर मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि कहीं किसी भारतीय फिलोसफी में एक इसका कोर एलिमेंट है कि जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूँ, मैं आज एक नया इंसान बन के बदल गया। अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है इतनी। हाँ, अगर जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यहाँ तक हमारे साथ टिके हुए हैं, तो वो जरूर बता दी। बाकी जो ओशो की बात है कि क्लेम करना कि क्रेडिट मत लो, ये तो कृष्ण से आ रहा है। ये तो कृष्ण से आ रहा है। कर्ता भाव का नहीं होना, ये तो कृष्ण सिखाते हैं ना। और हम कह रहे थे कि महात्मा बुद्ध से बहुत इंस्पायर्ड है ओशो। कृष्ण से भक्त हैं ओशो, और जीसस क्राइस्ट से बहुत इंस्पायर्ड है। ये तीन फिगर्स हैं जिनका खुला इंस्पिरेशन दिखता है बिल्कुल ओशो की बातों में। ओशो की बातों में एक और व्यक्ति है जिसका इन्फ्लुएंस ओशो पे दिखता है, पर ओशो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओशो में ईगो है, पर ईगो क्या है ना कि अहंकार तो प्राकृतिक वृत्ति है ना, वो तो पूरी तरह कैसे ही जाएगी किसी में से भी, है ना। तो ओशो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके ऊपर कृष्ण मूर्ति का भी प्रभाव है, क्योंकि ओशो में कृष्ण मूर्ति भी झलकते हैं। इस किताब में एक जगह कृष्ण मूर्ति को भी मेंशन करा गया है, और वो बिल्कुल चलते फिरते करा गया है कि बहुत बड़े बड़े थिंकर हैं जैसे एक कृष्ण मूर्ति भी है। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो पूरा उनका आइडिया है ना कि खुद का टीचर खुद बनो, खुद को सिखाओ, खुद को सिखाओ, खुद को परफेक्ट करो, है ना। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये वहीं से ही है। अच्छा, ये जो कृष्ण नो माइंड का कॉन्सेप्ट है जो ओशो जिस पे बहुत एम्फेसिस करते हैं, नो माइंड, डिसॉल्व योर माइंड, है ना। माइंड होना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थिंकिंग होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वंस यू थिंक यू क्रिएट स्पेस, टाइम और स्पेस आ जाता है ना बीच में। तो ये भी कृष्ण मूर्ति ही समझाते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जब कृष्ण मूर्ति कहते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि बीच में स्पेस और टाइम नहीं आना चाहिए। ओशो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप सोचेंगे, माइंड रहेगा तो स्पेस और टाइम रहेगा। इसी को ओशो डिफरेंट भाषा में समझाते हैं, और मैं बताऊं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के उससे समझाते हैं। अच्छा। ये कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ नॉन सरेंडरिंग एटीट्यूड। इट इज द एटीट्यूड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, struggle. If you are fighting with existence, you will be self-conscious, and of course you will be defeated again and again and again. Each step is going to be a step into more and more defeat. Your frustration is certain. You are doomed from the very beginning, because you cannot maintain this self against the universe. It is impossible. It is impossible. You cannot exist separately. You cannot be a monk. This word monk is good. You must be aware of similar words that come from the same roots, like monopoly, monastery, or monologue. A monk is one who is trying to be himself, who is trying to define his boundaries, and who is trying to exist separate from this total existence. His whole effort is egoistic. It is bound to fail.
No monk can ever succeed. You can only succeed with God, never against Him. You can succeed only with the whole, never against Him. If you are frustrated in deep misery, remember, you are creating this misery. And you are creating by subtle trick. You are fighting against the whole. वही बात है. क्या 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 कंट्रोल है शब्दों पे. ये बात क्या इतने कहूँ मैं? ये बात इतने शब्दों में इस तरीके इस ढंग से इतनी डेप्थ के साथ सिर्फ ओशो बोल सकते थे और कोई नहीं बोल सकता था. और ये सब ये स्पीचेस में बोलते हैं. कमाल बात है. आमतौर पे आप रियल टाइम पे आमतौर पे आप बैठ के लिख रहे हो, आपके पास 1000 चांसेस होते हैं काट के मिटाने के. यहाँ पे आपने एक बार बोल दिया तो रजिस्टर हो गया. क्या इससे यहाँ तो यही जो तुम कह रहे हो ना, माइंड का प्रॉब्लम, ये वही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस. हाँ बिल्कुल. मॉन्क क्या इनके हिसाब से क्या सच में भी मॉन्क क्या कोशिश कर रहा है कि अपना माइंड भी मेंटेन करके रखे और सत्य को भी पाले? ये कैसे हो सकता है? हाँ. इसीलिए कह रहे हैं कि मॉन्क कभी सक्सीड नहीं कर सकता. हाँ ठीक है. एक और जगह बड़ा इंटेलिजेंस पे इनका कहना है, क्योंकि इंटेलिजेंस में भी इनकी बड़ी बातें हैं, बड़ा लिखा हुआ है. इंटेलिजेंस में कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्रिएट्स अ पिकासो, अ वैन गो, अ मोज़ार्ट, a Beethoven. Intelligence is a totally different dimension. It has nothing to do with the head. It has something to do with the heart. Intellect is in the head. Intelligence is a state of heart wakefulness. When your heart is awake, when your heart is dancing in deep gratitude, when your heart is in tune with existence, in harmony with existence, out of that harmony is creativity. तो ये मानते नहीं. ये जो हम बात कर रहे थे ना अभी, कि लोग जो पढ़ते हैं बहुत ज्यादा नंबर लाते हैं, वो इन रियल सेंस इंटेलिजेंट नहीं होते. तो ये भी यही कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है एक्चुअली आपके अंदर से, आपके हृदय में से, आपके मन में से आता है जब आप एक हार्मनी में होते हैं अपनी एस्पेक्ट्स, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ. जब लॉजिकल ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है तब इंटेलिजेंस इमर्ज होता है. गुड है ना? yes. हाँ वही है. अच्छा, अब जो एक बहुत क्रिटिसिज्म लगता है ओशो पे, हम उसकी बात करते हैं. वो है कि ओशो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट बहुत करता है. इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक मुझे लगता है कि मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ. हाँ. पहला कि एक इंसान अगर कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है, समझ रहा है, नई नई किताबें पढ़ रहा है, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, खुद को चैलेंज कर रहा है, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन कर रहा है, तो वो डेली चेंज भी होगा. है ना? वो डेली बेसिस पे बदलेगा, इवॉल्व करेगा. तो हो सकता है कि उसकी पुरानी बातें उसकी नई बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करें. ये चांसेस हैं. तो इस तरीके से ओशो अगर कह रहे हैं कि वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जैसे वो कल कह रहे हैं कि शराब अच्छी चीज है, आज कह रहे हैं शराब खराब चीज है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? हाँ. तो इस हिसाब से हो सकता है कि वो इवॉल्व कर रहे हैं. पर इसमें एक रिस्क ये भी है कि ओशो अपनी गलतियों को या फिर अपने इनएफिशिएंसी को कवर करने या छुपाने या एक ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरी मर्जी, मैं जो बोलूं वही सही है. मेरी इतनी अथॉरिटी है कि मैं जो बोलूं, मैं बोलूं शराब अच्छा है तो शराब अच्छा है, मैं बोलूं शराब खराब है तो शराब. तो इस तरीके से भी ये बात हो सकती है. पता नहीं ओशो किस तरीके से ये बात कहते थे, वही जानते हैं. और ये बात तो मुझे आपकी तुम्हारी सही लगती है भाई, कि जब इंसान रोज पढ़ता है, रोज नई बातें सीखता है, रोज नए लोगों से मिलता है, तो आपके विचार बदलते हैं. पर ना बदले तो वो आपके लिए खराब है. बिल्कुल. हाँ, अगर आप 5 साल पुराना कोई थॉट अभी तक चला पा रहे हैं ना अपने साथ, इसका मतलब आप खतरे में हैं. आप अगर 5 साल से आप बदले ही नहीं है तो आप बहुत मुसीबत में. हाँ. चाहे चेंज इज फॉर गुड, तो कैसा भी चेंज है ये, क्योंकि एवोल्यूशन का पार्ट है ना. आप रोज नई चीजें सीख रहे हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और बदल रहे हैं. एक कुछ होगा जो बहुत सही होगा, जो आपकी कोर बिलीव्स में बन सकता है,
पर आप उसको भी कॉन्स्टेंटली चैलेंज करने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपने मान लिया कि ये मेरा कोर बिलीफ है और उसे कभी चैलेंज ही नहीं करा, फिर वहां प्रॉब्लम। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक साइंटिस्ट थे, नाम कैसे भूल गया, एक साइंटिस्ट थे जो कहा करते थे किसी भी बात को मानने से पहले उस पे चारों दिशाओं से अटैक करो, अटैक इट फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, और अगर वो सरवाइव कर जाए तो ही उसको मानो, अदरवाइज मत मानो। क्या बात, ये मैं गूगल करूंगा जब ये एडिट करूंगा, और हाँ वो कोड अगर तुम्हें मिल जाए कहीं भी तो मुझे भेज देना, हाँ मैं बिल्कुल लगा दूंगा। मुझे मिला तो मैं लगा दूंगा ये किनका है, क्योंकि ठीक है। बात बहुत दमदार है, तो बहुत अच्छी। हाँ, वही है ना, अपने बिलीव्स आप जब तक खुद ही उसे काटने की कोशिश नहीं करोगे तो कोई और काट के चला जाएगा एक दिन उन बिलीव्स को, और बहुत दुख देगा, बहुत दर्द दुख, देगा, हाँ हाँ। बहुत और बेइज्जती यहाँ तो जैसा और ये लगेगा। भी एक इंटेलिजेंस की निशानी होती है कि अगर आपके बिलीफ को कोई तोड़ रहा है तो आप उससे नाराज ना हो, आप उससे लड़े ना। कई लोग ना इतने वो होते हैं कि अगर आप उनकी भलाई के लिए उनका कोई बिलीफ तोड़ने जाओ तो वो आप पे अटैक करने लगते हैं, उनको लगता है कि आप उनका नुकसान पहुंच कर रहे हो। हाँ, वही ना, अना का मसला बन जाता है, हाँ, क्योंकि आना का मसला बना लेते हैं वो। क्योंकि वो भी है ना, लोग क्योंकि प्रोटेक्टिव बहुत है ना। क्योंकि देखो, हाँ मैं मतलब ये मेरी समझ है, हो सकता है गलत हो सकता है सही। देखो, जो लोगों की जिंदगी में पर्सनल अचीवमेंट्स बहुत कम होती है, वो लोग आमतौर पे ऐसे विचारों को, ऐसी भावनाओं को अपना केंद्र बना लेते हैं एग्जिस्टेंस का, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं होता अपना कहने के लिए, या किसी गर्व करने के लिए कि कुछ है ही हाँ, नहीं ना, तो किस पे तो वो स्टैंड किसी करेंगे वो। हाँ, तो वो किसी हाँ और के अचीवमेंट पे गर्व करते हो, किसी और के काम पे गर्व हाँ, करते हैं, करेक्ट उसका करेक्ट क्रेडिट करेक्ट। लेते हैं। हाँ और सही अगर कह आप रहे हो। उन्हें बताओगे कि ये गलत है, तो फिर उनको ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट लगता है, तुम तो यार उनकी जड़ ही, तुम तो उनका जड़ हिला रहे हो ना, समझ रहे हो। कि मतलब अब मैं करूं क्या। अगर true। आप उस इंसान की जगह अपने आप को रखें तो वो बड़ा बेचारा लाचार इंसान है, क्योंकि वो जाए कहाँ। सही बात। आप बोल रहे हो कि जो उसका टोटल एग्जिस्टेंस है वो तो गलत है ही है, गलत है। तो अब वो नई जैसे जड़ बनाना, वो हमारे आसपास लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हमारे दादाजी तो ये हाँ थे हाँ वो थे, हमारे पिताजी ने देखो क्या क्या किया, पर अपनी बात कभी नहीं करते। हाँ हाँ, अपनी बात कभी नहीं। इसका एक और एग्जांपल बहुत बड़ा है, लोग बोलते हैं हमारे कास्ट के लोग ऐसे होते थे, हमारे धर्म के हाँ लोग, हमने हाँ 1000 साल 2000 साल पहले ऐसा करा है, बिल्कुल। 5000 साल पहले, 2000 3000 साल पहले हम यहाँ होते थे, ये करते थे। अब कहा, अब हाँ सही बात। अब अपने आप को देखो, अब किसकी कुछ बात नहीं है। है तो अब पे बात नहीं करेंगे, अब पे बात करेंगे तो फिर अगर दिक्कत। आप वहां से यहाँ तक बेहतर नहीं आए, ऊपर नहीं गए, बल्कि नीचे ही आए हो, तो फिर आपका फेलियर है नो, सही बात। आपका फेलियर है, खुश होने की बात नहीं है। लोग बहुत खुश होते हैं कि हम तो भैया राज करते थे, हमारा ये था, हाँ हमारी बड़ी बड़ी कोठियां थी, अब हम गरीबी में रह रहे, तो खुशी गर्व करने की बात नहीं, शर्म करने की बात है, कभी बतानी नहीं चाहिए किसी को, ऐसी बात तो पब्लिक को बोलनी नहीं चाहिए। अब मैं चलो यहाँ बोलूंगा नहीं, नहीं तो मैं तो नाम लेके 2-3 एग्जांपल्स देता, पर ठीक है। मुझे भी शायद अंदाजा है कि तुम किसकी बात करोगे। मैं थोड़ा ब्रॉड रेस्पेक्ट में 2-3। अच्छा, नाम ले दो, मैं काट दूंगी इसको, मैं काट दूंगा। हमने एक ऑफ कैमरा, ऑफ रिकॉर्डिंग छोटी सी बात करी जो हम एडिट में नहीं डाल सकते हैं। तो आखिरी जो हम पार्ट करेंगे वो ये बताएंगे कि ओशो को कहाँ से पढ़ना है, किससे सुनना है, ये इंस्टाग्राम पे जो रीलें चलती है उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें काटी जाती है, उनसे कैसे बचना है। पर उससे पहले एक छोटा सा मेरा मन कर रहा है सब सुनाने का, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट, इतना कुछ खास नहीं है, पर ये जस्ट मेरा मन है, मेरे सिस्टम से मुझे निकालना है, तो मैं सबको सुनाना चाहूँ। All your so-called gold medalists in the schools, colleges, universities disappear. They never prove to be of any use. Their glory ends with their gold medals.
then they are never found anywhere. Life owes nothing to them. What happened to these people? You have destroyed them. You have purchased a certificate and they have lost all. Now they will be carrying their certificates and degree. This kind of education has to be totally transformed. More joy has to be brought in the schoolroom. More chaos have to be brought in the university. More dance, more songs, more poetry, more creativity, more intelligence. Such dependence on memory has to be gone. ये मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा चुटकुला जरूर करना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर की सारी यूनिवर्सिटीज ने ये आखिरी वाली बात बहुत सीरियसली लिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाई सब हटा के नाच गाना पूरा करा जाएगा। ये तो हाँ, तो अब हम वही बात करते हैं आखिरी। अभी जैसे देखा जाए, कहना नहीं चाहिए, पर हमारे भी साथ बहुत सारे मेडलिस्ट थे, हम नहीं थे। कहाँ है वो? सही बात। कहाँ है वो? नहीं, और होंगे भी। देखो, इस बात को ना कई लोग ऐसे लेते हैं कि जैसे तेज लड़का है कोई स्कूल में, ठीक है, टॉपर था, 11th टॉप, 10th टॉप किया, 12th टॉप किया, ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अब वो स्टूडेंट अगर किसी एमएनसी में काम कर रहा है, चलो मान लो 40 लाख के पैकेज पे, ठीक है, तो ऐसे कहते हैं लोग कि अरे देखो 40 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, पर मैं ना इसको सक्सेस नहीं मानता। ये है भी नहीं सक्सेस। 40 लाख के पैकेज पे काम करने के लिए आपको 24 घंटा कोल्हू के बैल की तरह एमएनसी के लिए काम करना होता है। आपको जोत देते हैं वो, आप पूरे के पूरे खर्च हो और जाते हैं। जब हम जो तो बोल रहे हैं, हम कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ, आप पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं उस काम में, ठीक है। तो वो 40 लाख लेकर आप कहाँ जाएंगे? आप मतलब आप जब 50 साल के हो जाएंगे, आपकी जब उम्र 50 की हो जाएगी और आपने कोई कविता नहीं पढ़ी, आपने कोई संगीत नहीं सीखा, आपने कभी डांस क्लास नहीं ज्वाइन किया, आपने फिलॉसफी की किताबें नहीं पढ़ी, आपने सिनेमा नहीं देखा, तो आप क्या करेंगे उस 40 लाख का? आप कहाँ जाएंगे 50 साल की उम्र के बाद? और आप किसी कन्वर्सेशन का पार्टी नहीं बन सकते ना। आपसे क्या बात करेंगे साहब? क्या बात की जाए? कितना आपसे बात कर लेंगे कि आपकी नौकरी, वाह क्या नौकरी है, क्या पैसे कमाते हो। एक पॉइंट के बाद वो नीरस हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद इंसान का मन करता है फिल्म, गाना, डांस, आर्ट के बाद इंसान ह्यूमन कनेक्शन ये है। और कौन, मतलब अभी तो अगर आपके पास टाइम होता, आप उतना ही कमाते या उतना ही खुद को खर्च करते जिससे कि जीवन रंगीन हो सकता था, रिच हो सकता था, डाइवर्स हो सकता था, कि आपके जीवन में 10 अलग अलग चीजें हैं, आप 10 में इन्वॉल्व हैं, तो कितना मजा आता। ऐसे चल के 50 साल गुजार देंगे, उसके बाद आपसे कोई आएगा पूछने रात को 12 बजे कि चल भाई कॉफी पीते हैं, या लेट नाइट रोड पे वॉक करते? कोई नहीं आएगा। एकदम अकेले बैठ के गिनते रहिएगा पैसा। ये हम एक तरह से, वो अंग्रेजी कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हमसे गलत प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही होना चाहिए। सही बात है। क्यों नहीं होना चाहिए? टॉपिक के मास्टर को कोई पसंद नहीं करता। एक बात बताओ, मैं अक्सर बच्चों को क्लास में समझाता हूँ कि एक पेड़ है जो ऐसे गया है और हर दिशाओं में ब्रांचिंग हुई है और बहुत हरा भरा पेड़ है, तुम उसके साथ सेल्फी लेना पसंद करोगे कि एक पेड़ है जो ऐसे गया है और ऐसे एक दिशा में बढ़ गया है? तो सारे बच्चे एक साथ कहते हैं कि नहीं सर, पहले वाले पेड़ के साथ। मैं पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं क्योंकि वो हर डायरेक्शन में है और खूबसूरत दिखेगा, सिमेट्री उसकी बहुत अच्छी है। तो वो कोई नहीं पसंद करता कि एक पेड़ है जो टेढ़ा गया है, एक दिशा में गया है, तो बदसूरत लगेगा वो पेड़। वही है। ऐसे ही तो वही अपने आप को हर डायमेंशन में खोलिए, अलग अलग। अगर आज आपका मन है कविता लिखना सीखने का, तो शुरू करो। और क्या, लिखो, कुछ तो लिखो। आज आपको मन है गाना गाने का, तो गाना सीखो, कौन आपको रोक रहा है? और क्या हो गया? What's the worst that can happen? खराब ये बात ना, खराब होगा, इससे ज्यादा
मैं जो बोलूंगा ना ये तुम समझ पाओगे, या जो लोग पढ़ते हैं वो समझ पाएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाएंगे। पर मेरी बात सुनो, आप इस धरती पे आए हैं, एक ही जीवन है। हाँ आप कैसे मिस कर सकते हैं गालिब को पढ़ना? आप कैसे मिस कर सकते हैं नीचे को पढ़ना, हाँ या कृष्ण को पढ़ना, या दोस्तोयेव्स्की को पढ़ना, या शेक्सपियर को पढ़ना? कैसे अफोर्ड कर पाएंगे आप इनको मिस करना? मतलब ये डरावना है ये। हाँ। आप अरे कबीर को कैसे नहीं पढ़ सकते? मतलब जिसने जिसने मान लो ना, जिस इंसान, देखा जाए जिस इंसान ने कभी मेहदी हसन की गजल नहीं सुनी, नहीं सुनी, क्या बेरस नीरस जीवन है। क्या किया मतलब? सही बात है। उस जीवन की जो निरस, मतलब जो बोर्डम है, क्या है? जिसने नुसरत फतेह अली खान को जिसने नहीं सुना कभी, तो ये तो इम्पॉसिबल है ह्यूमैनिटी में। मतलब आपने नुसरत फतेह अली खान को एक कमरे में अकेला बैठ के आधा एक घंटा कानों में बज रहे हैं, डूब नहीं गए अगर आप, और आपको लग रहा है कि मैं उड़ने वाला हूँ बस, तब तक क्या तब आपने क्या संगीत सुना? तो यही सब चीजें तो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, ये सब बड़े लोग। आपने परवीन शाकिर का कोई शेर सुना नहीं और शेर सुन के रोए नहीं, क्या शायरी सुनी? हाँ छोड़ो ये, अब वो हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगी ये बातचीत। अब ओशो के उस वाली बात पे आते हैं कि भगवान के लिए इंस्टा फेसबुक से ओशो को ना पढ़ें। ओशो के नाम पे नग्नता बहुत चलती है। हाँ इंटरनेट की दुनिया में ओशो के नाम पे सिर्फ नग्नता चलती है। हाँ है ना? नग्न स्त्रियों की फोटो लगा देंगे और ओशो ने जो बातें नहीं कही है वो भी वहां लिख देंगे। तो जैसे वो ना कुछ भी शेर लिखा नीचे गालिब लिख दिया, वैसे ही ओशो के साथ हो गया। तो ओशो के साथ ये त्रासदी हुई है कि ओशो कुछ भी लिख दो, ओशो लिख दो, क्रेडिबल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर अच्छे सोर्सेस थे, मैगजीन्स आती हैं, पढ़िए। यार ओशो की किताबें 100 150 रुपए की हैं। ओशो वर्ल्ड जो वेबसाइट है, जो ओशो का वेबसाइट है, कितना कंटेंट तो उस पे फ्री में अवेलेबल है पढ़ने के लिए। वो पढ़िए, है ना? तो वही बुक्स हैं, मैगजीन्स, लेक्चर्स। अरे यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स हैं, अथाह लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे। ओशो का लाइव, ओशो की रिकॉर्डिंग्स है पूरी। बारे कई घंटों की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं यूट्यूब पे। पूरा का पूरा अष्टावक्र गीता यूट्यूब पे पढ़ा है, भगवत गीता यूट्यूब पे पढ़ी है। स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट्स हैं, किसी ने बना दी उसमें, हाँ किसी ने बना दी एक प्लेलिस्ट 50 वीडियोस की या 50 ऑडियोज की, 2-2 घंटे की ऑडियो सुनिए ना आप, ड्राइव करते हुए, कुक करते हुए, क्या जाता है, सुन लीजिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गलत बातें पढ़ के आपका ज्यादा ही नुकसान हो गया, भले से ज्यादा नुकसान हो गया। ओशो की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ओशो इतिहास में पहले व्यक्ति होंगे शायद, या बहुत कम व्यक्तियों में ओशो का नाम है जिन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया के सारे ही महानतम व्यक्तित्वों के ऊपर बोला है। ओशो ने किसके ऊपर नहीं बोला है? मतलब अरे यार मैंने देखा, फूको, नीचा, कार्ल मार्क्स, सबके ऊपर कहीं ना कहीं ओशो का कुछ ना कुछ, सब सारे बड़े पॉलिटिशियंस, क्रांतिकारी, किसी छोटे से देश के कोई बड़ा लीडर होगा, उसके ऊपर भी ओशो ने एक राय जरूर दी होगी कभी ना कभी। ओशो ने इतना पढ़ा है, इतना बोला है कि मतलब क्या कहा जाए। आप उसका 1% पढ़ लेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। ओशो ने, मतलब मैंने तो नाम ही नहीं सुना। मैं शहजोबाई नाम सुना है तुमने? मैंने नहीं सुना था। नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना था। मैंने ओशो से सुना है। मैंने संत रविदास ओशो से सुना है, हालांकि मैं बनारस में रहा हूँ, पर उसके पहले रविदास का नाम मैंने ओशो से सुना है। जब मैं बनारस गया और मैंने देखा रविदास गेट, तो मुझे पता था कि अच्छा रविदास, संत रविदास ओशो से सुना था। क्या बात है। रैदास ओशो से सुना था। तो ये सारे ना, मैंने नागार्जुन मैंने ओशो से सुना। तो ओशो ने किसके ऊपर नहीं बोला है? ओशो ने सबके ऊपर। गालिब, मुल्ला नसरुद्दीन, बाबा बुल्ले शाह पे कितना ओशो ने बोला है। फरीद पे कितना बोला है ओशो ने, किस पे नहीं बोला है ओशो ने? क्या बात है। मीरा पे बोला है ओशो ने, मीरा के पद पढ़ के समझाए हैं ओशो ने। कबीर पे बहुत बोला है।
कबीर की बहुत रिस्पेक्ट। कबीर, बुद्ध, कृष्ण, इनके बुद्ध थे। ओशो किताब है वो कृष्ण के ऊपर, ओशो की किताब है। मैं कहूंगा कि तुम पढ़ना उस किताब को, द मैन एंड हिज फिलोसफीज, कृष्ण। अच्छा, उस किताब को पढ़ना तुम, वो किताब मजा आ जाएगा तुम्हें वो किताब पढ़ के। मोटी किताब है थोड़ी, 300-350-400 पन्ने की होगी। अरे हाँ बिल्कुल। हाँ, पर वो किताब कृष्ण के ऊपर, मतलब ऐसा लगता है कि ओशो ने हृदय निकाल कर रखा है उस किताब में। मतलब ऐसा लगता है कि अपने पूज्य के लिए किताब लिखी है कि ये आपके लिए। बहुत कमाल की किताब है कृष्ण द मैन एंड हिज फिलोसफीज, बहुत अच्छी किताब। क्या कृष्ण एंड द मैन एंड हिज फिलोसफीज। ठीक है, ये मैं फोटो वगैरह जरूर लगाऊंगा, मुझे लिंक मिला तो मैं बायो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बिल्कुल। तो आज का 50 मिनट हो गया ऑलमोस्ट, और ये काफी भारी अच्छा कन्वर्सेशन निकल के आया है। मतलब अगर कोई टाइम का लिमिटेशन ना हो तो ये चलता ही रहेगा। हाँ, ये चलता ही रहेगा, तो कोई एंड नहीं है इसका, मतलब कितना भी बोला जा सकता। अगली बार और पढ़ के आएंगे और करेंगे जरूर, और जो भी ऊपर और ज्ञान और बातें और कहानियां और एनेक्डोट्स। इस दिन मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में बात करते हैं। ओशो, हमारे एक वीडियो है मुल्ला नसरुद्दीन पे। हाँ, एक वीडियो है मुल्ला नसरुद्दीन। तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। लिंक कर दूंगा। हाँ, तुमने एक किताब खरीदी थी मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर। हाँ, द इनक्रेडिबल प्लेजेंटरीज ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन। और मैंने जब वो किताब देखी ऑनलाइन तो उसकी सीरीज है भाई वो। हाँ, उसके ऊपर 20-25 किताबों सेम आदमी ने लिखा है वो सब। हाँ 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 हाँ, वो कोई मुझे सही से याद नहीं आ रहा वो कहाँ के राइटर थे, मिडिल ईस्ट में कहीं के राइटर थे, ईरान या इरशाद करके कुछ नाम था। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है शायद। इरशाद, हाँ, इदरीस कुछ है। हाँ, इदरीस कुछ है, मोहम्मद इदरीस या फिर लगा देना ना, देखना जो भी। हाँ, तो वो कोई मिडिल ईस्टर्न राइटर है, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां लिखी है अपने पूरे लाइफ टाइम में। जैसे चाचा चौधरी किसी एक इंसान के मेन क्रिएशन थे भारत में, तो वैसे जैसे हमारे यहाँ पे संता बनता के बहुत खुशवंत सिंह जी थे जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान और बाकी सब बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, बहुत बड़े राइटर। जैसे उनका फेवरेट कैरेक्टर था संता बनता। अच्छा, संता बनता उन्होंने बनाए हैं, खुशवंत सिंह ने। हाँ, खुशवंत सिंह ने संता बनता बनाए। अब संता बनता के जोक सब करते हैं, हाँ, पर संता बनता को सरदार बनाना वो सब खुशवंत सिंह की खुराफाते थी, क्योंकि वो खुद भी सरदार थे। मिडनाइट चिल्ड्रन उन्हीं की किताब है? नहीं, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी है। ट्रेन टू पाकिस्तान है इनकी। ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन मिडिल ईस्ट की है। तो ये अच्छा लगा मुझे कन्वर्सेशन। बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं कुछ उनका मैं बोलूंगा उनकी समझ हो ओशो के बारे में, या किसी कोट जो शायद हमें सही से समझना है। हाँ बिल्कुल, एक किताब ओशो की जो हमें पढ़नी चाहिए, किताब हो या हमें पढ़नी चाहिए ऐसा कुछ। हाँ, जिसके बारे में हमने बात नहीं करी हो तो वो भी जरूर हमें बताएं, साझा करें। और कुछ आदित्य भाई एंड करने से पहले? नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। और मेरी बैटरी भी 10% बची है, तो भी ये सीधा ठीक है, ब्लैकआउट हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए हमें धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो पॉसिबल करते हैं सहयोग करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक पर, किसी किताब पे, किसी कविता पे। धन्यवाद।